पिछले कुछ सालों में युवराज के डैड मिस्टर यशवंत दीवान ने बिजनेस में बहुत तरक्की कर ली थी। उनके पास अब बंगला, गाड़ी, करोड़ों का बिजनेस सब कुछ था। लेकिन इस सब की कीमत युवराज सालों से चुका रहा था। युवराज के घर में इस समय युवराज के डैड यशवंत, उसकी मॉम सावित्री और उसकी केयरटेकर शुभ्रा रहते थे, जिसे वो अपनी माँ के बराबर ही मानता था। शुभ्रा उस समय 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी युवराज का ध्यान रखने के लिए उसने छुट्टी नहीं ली थी। उसके साथ नौकरों का पूरा स्टाफ भी वहां रहता था। एक कमरे से 2 लोगों के झगड़ने की आवाज आ रही थी। युवराज की मॉम सावित्री यशवंत पर गुस्सा करते हुए कहती हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं है? हमारा बच्चा हर वक्त उस साय के खौफ में जी रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यशवंत कहते हैं, धीमी आवाज में बात करो, नीचे मेहमान आए हुए हैं। सावित्री कहती है, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ और सिर्फ युवराज की सेफ्टी से मतलब है। आज आपकी वजह से ही वो इतनी बड़ी मुसीबत में है और आपको लोगों की पड़ी है। यशवंत कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। युवराज मेरा भी बेटा है और मुझे भी उसकी फिक्र है। सावित्री कहती है, नहीं, आपको सिर्फ अपनी और अपने इन पैसों की फिक्र है। अगर आपने युवराज की थोड़ी सी भी परवाह की होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। यशवंत कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो। सावित्री जवाब देती है, नहीं, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है ना, तो मैं ही कोई रास्ता निकाल लूंगी। युवराज कमरे के बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था। उसकी आंखें नम थीं। कुछ देर वहां रुकने के बाद युवराज वहां से चला जाता है। तब युवराज की मॉम बिल्कुल ठीक और हेल्दी थी, लेकिन खुश नहीं थी, क्योंकि उसका इकलौता बेटा अब उस साय के साथ जुड़ चुका था। पैसा, प्रॉपर्टी, इज्जत सब कुछ होने के बावजूद उस घर में हमेशा एक मायूसी छाई रहती थी। उस दिन युवराज का 15th बर्थडे था। रात के 11 बजे थे। दीवान विला में एक ग्रैंड पार्टी रखी गई थी, जो बस कुछ देर पहले ही खत्म हुई थी। युवराज की केयरटेकर, जिसे युवराज शुभ्रा मासी कहकर बुलाता था, दूध का एक गिलास लेकर उसके कमरे में जाती हैं। 8 मंथ प्रेग्नेंट होने की वजह से उसका बेबी बम्प साफ दिख रहा था। शुभ्रा जब युवराज के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो देखती है कि कमरे के अंदर अंधेरा था। शुभ्रा को लगता है कि शायद युवराज कमरे में नहीं है। वो कमरे से बाहर जाने लगती है। जैसे ही शुभ्रा बाहर जाने के लिए मुड़ती है, उसे सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर शुभ्रा घबरा जाती है और फौरन कमरे की लाइट्स ऑन कर देती है। लाइट्स ऑन करने के बाद जब शुभ्रा कमरे के सभी तरफ अपनी नजर दौड़ाती है तो उसे युवराज बेड की दूसरी तरफ जमीन पर बैठा हुआ दिखता है। वो अपने हाथ पैर को समेटकर घबराया हुआ कोने में बैठा था। युवराज अपने घुटने पर अपना सर रखकर रो रहा है। युवराज को देखते ही शुभ्रा दूध का ग्लास रखकर उसके पास जाती है और उसके पास जमीन पर ही बैठ जाती है। प्रेग्नेंट होने की वजह से उसे बैठने में परेशानी हो रही थी। शुभ्रा के वहां आने पर युवराज अपना सर ऊपर उठाता है और अपने आंसू पोंछने लगता है। उसकी ये हालत देखकर शुभ्रा बहुत दुखी हो जाती है। वो युवराज के चेहरे पर अपना हाथ रखकर कहती है, क्या वो फिर आई थी? युवराज नम आंखों से अपना सर हाँ में हिलाता है। वो सिसकते हुए कहता है, शुभ्रा मौसी, वो मुझे मार क्यों नहीं देती? ऐसे डर डर के मैं नहीं जी सकता। युवराज की बात सुनकर शुभ्रा की भी आंखें भर आती हैं। वो रुंधे गले से कहती है, बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। युवराज शुभ्रा से कहता है, वो बहुत डरावनी है। मुझे उससे बहुत डर लगता है। वो कभी भी मेरे पास आ जाती है। ये कहते हुए युवराज की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी ये हालत देखकर शुभ्रा उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करने लगती है। ठीक उसी समय युवराज के डैड यशवंत वहां आ जाते हैं। यशवंत को आते देख शुभ्रा वहां से उठ जाती है।
यशवंत युवराज का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहते हैं, बेटा मेरे साथ चलो। युवराज डरते हुए यशवंत से कहता है, लेकिन डैड कहाँ? यशवंत कोई जवाब नहीं देते। वो बस युवराज को खींचते हुए अपने साथ ले जाते हैं और युवराज भी उसके पीछे जाने लगता है। शुभ्रा यशवंत को रोकना तो चाहती थी, लेकिन रोक नहीं पाती क्योंकि यशवंत उसका मालिक था। वो ये सब देखते हुए वहीं खड़ी रह जाती है। यशवंत युवराज को अपनी कार में कहीं ले जा रहे थे। युवराज के बार बार पूछने पर भी यशवंत उसे कोई जवाब नहीं दे रहे थे। कुछ देर बाद यशवंत की कार उस पुराने रोड पर रुक जाती है। युवराज ये देखकर बहुत घबरा जाता है और यशवंत से वहां ना जाने की जिद करने लगता है। यशवंत युवराज की एक बात नहीं सुनते और कार से उतरकर युवराज को उस विशिंग वेल की तरफ ले जाने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद युवराज रुक जाता है। युवराज के रुकते ही यशवंत पीछे मुड़कर उसे देखते हैं। युवराज नम आंखों से यशवंत को देखकर रुंधे गले से कहता है, डैड डैड मुझे उसके पास नहीं जाना है। युवराज की ये हालत देखकर यशवंत की आंखें भी भर आती हैं। वो युवराज के पास जाते हैं और उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें उस साये के पास नहीं ले जा रहा, बल्कि उससे आजाद कराने ले जा रहा हूँ। युवराज हैरानी से यशवंत को देखते हुए कहता है, डैड क्या सच में मैं उससे आजाद हो सकता हूँ? यशवंत रुंधे गले से कहते हैं, हाँ मेरे बच्चे, मेरी एक गलती ने तुम्हारी जिंदगी नर्क से बदतर बना दी है। मैं तुम्हें उस मनहूस साये से आजाद करवा कर ही रहूंगा। युवराज यशवंत से पूछता है, लेकिन कैसे डैड? यशवंत जवाब देते हैं, बेटा आज से 200 साल पहले एक अघोरी साधु ने उस साये को कैद करके इस शहर को उससे बचाया था। आज उनके शिष्य के शिष्य यहाँ पर हैं। वो उस साये को फिर से कैद करके तुम्हें आजाद कर सकते हैं। ये सुनते ही युवराज की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो यशवंत को गले से लगा लेता है। यशवंत भी अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगता है। कुछ देर बाद यशवंत युवराज को उस विशिंग वेल के पास ले जाते हैं। विशिंग वेल के पास पहुंचते ही युवराज देखता है कि वहां एक तांत्रिक था जो जलते हुए हवन कुंड के सामने आंखें बंद करके ध्यान मग्न बैठा था। वो तांत्रिक और कोई नहीं, भैरवनाथ था। यशवंत युवराज के साथ उस कुंड की दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं। उन दोनों के वहां पहुंचने पर भैरवनाथ अपनी आंखें खोल लेता है। यशवंत भैरव की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, बेटा ये भैरवनाथ हैं। ये एक बहुत बड़े तांत्रिक हैं। यही तुम्हें उस साये से आजाद करा सकते हैं। भैरवनाथ युवराज को देखते ही मुस्कुराने लगता है। वो हवन कुंड की दूसरी तरफ इशारा करते हुए युवराज से कहता है, यहाँ बैठो बच्चे। भैरवनाथ की बात सुनकर युवराज यशवंत की तरफ देखता है। यशवंत उसे वहां बैठने का इशारा करते हैं। अपने डैड का इशारा समझते हुए युवराज हवन कुंड के सामने बैठ जाता है। युवराज के वहां बैठते ही भैरवनाथ अपनी आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। मंत्र पूरा करते ही वो अपनी आंखें खोलकर कहता है, अद्भुत युवराज, तुम एक विशेष नक्षत्र में पैदा हुए हो जिसके कारण तुम में कुछ विशेष गुण हैं, इसीलिए उस साये ने तुम्हें चुना है। ये कहते हुए भैरवनाथ की आंखों में चमक थी। युवराज हकलाते हुए भैरवनाथ से कहता है, वो मुझसे क्या चाहती है? भैरवनाथ कहते हैं, वो तुम्हारे 27 वर्ष पूर्ण होते ही तुम्हारी बलि देना चाहती है। इससे उसे अपार शक्ति मिलेगी। वो तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए कैद करना चाहती है। भैरवनाथ की ये बात सुनकर यशवंत और युवराज दोनों घबरा जाते हैं। युवराज हिम्मत करके बड़ी मासूमियत से कहता है, जब वो मुझे 27 साल पूरे होने के बाद मारना चाहती है तो वो मुझे अभी क्यों परेशान कर रही है? भैरवनाथ हल्की हंसी के साथ कहता है, वो तुम्हें परेशान कर रही है
क्योंकि उसने तंत्र विद्या से खुद को तुम्हारी आत्मा से जोड़ लिया है और इसीलिए तुम श्रापित हो चुके हो। ये सुनकर अब युवराज उदास हो जाता है। भैरवनाथ आगे कहता है, युवराज, तुम्हारे अंदर कुछ शक्तियां भी हैं जो मैं देख सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उन शक्तियों का एहसास नहीं है। तुमने अभी इन्हें उपयोग करना नहीं सीखा है। युवराज घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मेरे पास कैसे शक्ति हो सकती है? भैरवनाथ युवराज को समझाते हुए कहता है, बच्चे, तुम उस साए से जुड़े हुए हो और इस वजह से उस साए की कुछ शक्तियां तुम्हारे पास आ चुकी हैं। युवराज अगला सवाल करता है, लेकिन उसने मुझे खुद से जोड़कर क्यों रखा है? भैरवनाथ जवाब देता है, दूसरी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करने के लिए। युवराज चौंक जाता है और वो हड़बड़ाते हुए कहता है, मेरी रक्षा के लिए? लेकिन क्यों? वो आत्मा तो मुझे मारना चाहती है ना? भैरवनाथ युवराज को समझाते हुए कहता है, युवराज, वो आत्मा तुम्हारे 27 वर्ष पूरे होने पर तुम्हारी बलि देना चाहती है, तभी उसे वो शक्तियां मिल पाएंगी। लेकिन उस साए के अलावा और भी लोग हैं जो तुमसे वही शक्तियां पाना चाहते हैं। इसीलिए उस साए ने तुम्हें खुद से जोड़ रखा है, जिससे ना तो कोई तुम्हें उससे अलग कर पाए और ना ही तुमसे वो शक्तियां हासिल कर पाए, और तुम अपने 27 वर्ष पूरे होने तक उसी के साथ रह सको। युवराज को अब सारी बातें समझ आ जाती हैं। वो भैरवनाथ से कहता है, तो आप मुझे उससे कैसे आजाद कराएंगे? भैरवनाथ चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहता है, बस देखते जाओ। भैरवनाथ अपनी नजरें उठाकर यशवंत को देखता है, जो युवराज के पास ही खड़े थे। भैरवनाथ कहता है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इस साधना के समय यहाँ मेरे और युवराज के अलावा किसी को भी नहीं होना चाहिए। यशवंत अपना सर हिलाकर वहां से जाने लगता है। युवराज यशवंत को वहां से जाते देखकर घबरा जाता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। वो इस वक्त पूरी तरह से भैरवनाथ पर भरोसा करने का फैसला करता है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। यशवंत के वहां से जाते ही भैरवनाथ उठकर खड़ा हो जाता है। वो मंत्र पढ़ते हुए एक तरह के लाल पाउडर से युवराज और हवन कुंड के चारों तरफ एक गोल घेरा बना देता है और फिर वो खुद भी उस घेरे के अंदर आ जाता है। युवराज समझ जाता है कि ये एक तरह का रक्षा घेरा है। रक्षा घेरा बनाने के बाद भैरवनाथ अपनी आंखें बंद करके मंत्रों का जाप शुरू कर देता है। उसकी तेज और भारी आवाज उस सुनसान जंगल में गूंजने लगती है। युवराज हवन कुंड के दूसरी तरफ बैठकर भैरवनाथ को ही देख रहा था। कुछ ही देर में उसका ध्यान हवन कुंड के आसपास रखे सामान पर जाता है। वो देखता है कि वहां मिट्टी के 2 कलश, एक थाली में सिंदूर, कुछ नारियल और हवन की दूसरी सामग्री रखी हुई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन युवराज को अब डर नहीं लग रहा था। इस वक्त उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही थीं जो अभी अभी भैरवनाथ ने उसे बताई थी। आधी रात हो चुकी थी। अभी भी जंगल में भैरवनाथ के मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। तभी वहां एक और भयानक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है, बंद करो ये सब। उस आवाज के साथ ही वहां तेज आंधी चलने लगती है। उस आंधी से आसपास धूल के साथ साथ हवन की सामग्री भी उड़ने लगती है। हवन की आग भी अब बुझने लगी थी। विशिंग वेल के अंदर से किसी के गुस्से में गुर्राने की आवाज आ रही थी। युवराज और भैरवनाथ विशिंग वेल की तरफ देखते हैं। डर से युवराज की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उस विशिंग वेल के अंदर से धीरे धीरे वो काला साया बाहर आ रहा था। क्या होगा आगे? क्या भैरवनाथ उस साए को रोक पाएगा या ये उसकी बहुत बड़ी गलती साबित होगी? जानने के लिए सुनती रहिए ये कहानी। उस काले भयानक साए को देखकर युवराज की रूह कांप जाती है। इस अंधेरे जंगल में उस हवन कुंड की रोशनी में वो साया और भी भयानक दिख रहा था। युवराज शॉक्ड होकर उसे देखता रह जाता है। भैरवनाथ युवराज से कहता है, डरो मत, मेरे होते हुए ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। युवराज घबराहट के साथ कहता है,
बहुत ताकतवर है, ये मुझे। डर के मारे युवराज और कुछ नहीं कह पा रहा था। भैरवनाथ सख्ती के साथ कहता है, मैंने कहा ना, मेरे होते हुए ये तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। भैरवनाथ अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर से मंत्रों का जाप करना शुरू कर देता है। वो साया तेजी से आगे बढ़ते हुए भैरवनाथ पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उस रक्षा घेरे से टकराकर पीछे चला जाता है। ये देखकर युवराज चैन की सांस लेता है। वो साया और भी भयानक आवाज में कहता है, बंद करो ये सब, वरना सबके सब मारे जाओगे। भैरवनाथ अपनी आंखें खोलता है। वो सामने रखे मिट्टी के एक कलश को अपने हाथों से उठा लेता है और उससे देखते हुए मंत्रों का जाप करता है। भैरवनाथ के मंत्र जाप शुरू करते ही उस साए की दर्द भरी चीख वहां गूंजने लगती है। वो चीख इतनी भयानक थी कि युवराज तो क्या, उसे सुनकर भैरवनाथ भी एक बार कांप जाता है। भैरवनाथ अपना मंत्र जाप जारी रखता है। अब पूरे जंगल में उस साए की चीख गूंज रही थी। युवराज से ये सब सुना नहीं जा रहा था। वो अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेता है, लेकिन इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद वो साया काले धुएं में बदलकर भैरवनाथ की तरफ बढ़ने लगता है। ये सब देखकर डर से युवराज के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। कुछ ही पलों में वो काला धुआं उस कलश के अंदर आ जाता है। भैरवनाथ फौरन उस कलश को लाल कपड़े से ढककर उस पर रक्षा सूत्र बांध देता है और जमीन पर रख देता है। जमीन पर रखते ही वो कलश हिलने लगता है, जैसे वो साया उस कलश से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। युवराज भी हैरानी के साथ उस कलश को देख रहा था। कलश को जमीन पर रखने के बाद भैरवनाथ युवराज की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहता है, वो आत्मा अब कैद हो चुकी है। ये सुनकर खुशी से युवराज की आंखें चमकने लगती हैं। एक बड़ी सी मुस्कान के साथ वो भैरवनाथ से कहता है, तो क्या अब मैं आजाद हो गया हूँ? भैरवनाथ कहता है, अभी नहीं। युवराज के चेहरे पर फिर से मायूसी आ जाती है। युवराज की उदासी देखकर भैरवनाथ कहता है, तुम उदास मत हो, बस कुछ क्षण और फिर तुम इस साए से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। वो युवराज की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, अपना दाहिना हाथ आगे करो। युवराज बिना कुछ सोचे अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। भैरवनाथ युवराज का हाथ पकड़ लेता है। युवराज का हाथ छूते ही भैरवनाथ को कुछ अलग ही एहसास होता है। वो हैरानी से आंखें फाड़कर युवराज को देखता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे भैरवनाथ कहीं खो गया हो। भैरवनाथ के इस तरह देखने से युवराज थोड़ा घबराने लगता है। वो भैरवनाथ से कहता है, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? युवराज की आवाज सुनकर भैरवनाथ होश में आता है। होश में आते ही वो अपना सर झटकता है। इसके बाद भैरवनाथ युवराज की कलाई के नीचे एक दूसरा मिट्टी का कलश रख देता है। उस कलश में पानी था। भैरवनाथ अपने दूसरे हाथ में एक धारदार चाकू लेता है और युवराज की कलाई पर जहां वो निशान था वहां हल्के से चाकू चला देता है। युवराज की कलाई थोड़ी सी कट जाती है और उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल जाती है। अगले ही पल युवराज खामोश हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भैरवनाथ कर क्या रहा है। अब युवराज की कलाई से खून बहने लगा था। युवराज के खून की कुछ बूंदें भी भैरवनाथ उस कलश में मंत्र पढ़ते हुए टपका देता है। युवराज अब अपना हाथ पीछे ले लेता है। भैरवनाथ उस कलश के ऊपर लाल कपड़ा रखकर उसे भी रक्षा सूत्र से बांध देता है। इसके बाद भैरवनाथ वो कलश युवराज के हाथों में रखते हुए कहता है, इस कलश के द्रव को जंगल के उस पार बहने वाली नदी में बहा दो। इसे नदी में डालते ही तुम उस साए से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। भैरवनाथ की ये बात सुनते ही युवराज के चेहरे पर फिर से वही मुस्कान आ जाती है। वो उम्मीद भरी नजरों से भैरवनाथ को देखते हुए कहता है, क्या सच में मैं उससे आजाद हो जाऊंगा? भैरवनाथ घमंड भरी मुस्कान के साथ कहता है, हाँ बच्चे,
तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। अगर तुम्हारी किस्मत और अच्छी होती तो तुम पहले ही मुझ तक पहुंच जाते। अब जल्दी जाओ, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। युवराज कलश पकड़कर उठ जाता है। वो नदी की तरफ जाने के लिए जैसे ही मुड़ने वाला होता है, भैरवनाथ उससे कहता है, याद रखना, ये कलश नदी के तट पर ही जाकर खोलना और इसे अपने हाथों से गिरने मत देना। युवराज बिना कुछ कहे खुशी से हाँ में अपना सर हिला देता है और वहां से नदी की तरफ जाने के लिए पैदल ही निकल जाता है। आज युवराज बहुत खुश था। खुशी से उसकी आंखें नम हो गई थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज वो उस साए से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। वो नंगे पैर तेजी से जंगल के रास्ते नदी की तरफ जा रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। युवराज को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो इतने अंधेरे में कैसे सब कुछ देख पा रहा है। वो अब तक अपनी शक्तियों से अनजान था। खुशी के मारे उसे अभी बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। युवराज इसी तरह आगे बढ़ रहा था, तभी उसे पीछे से एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बड़े ही प्यार से कहती है, युवराज। वो आवाज सुनकर युवराज धीरे धीरे पीछे मुड़ता है, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। युवराज अपने आसपास देखते हुए कहता है, ये उसी की आवाज है, लेकिन भैरवनाथ ने तो उसे कैद कर लिया है ना। कुछ सोचकर युवराज आगे कहता है, शायद मैं डरा हुआ हूँ, जिस वजह से मुझे ये आवाज सुनाई दे रही है। युवराज फिर से आगे बढ़ जाता है। कुछ ही पलों में युवराज को बिल्कुल वैसी ही आवाज फिर से सुनाई देती है। इस बार वो कुछ घबराहट के साथ पीछे मुड़ता है। फिर से उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। युवराज फिर से अपने रास्ते पर चलने लगता है। इस बार उसे एक बहुत भयानक चीखती हुई आवाज सुनाई देती है, युवराज! युवराज अगले ही पल पीछे मुड़ जाता है। वो जैसे ही मुड़ता है, वही साया तेजी से उसके पास से गुजर जाता है। उस साए के छूते ही युवराज को एक जोर का धक्का लगता है। उस धक्के से युवराज कुछ फीट दूर जाकर गिरता है और उसके हाथ में रखा कलश भी गिरकर टूट जाता है। उस साए को देखकर युवराज डर से कांप जाता है। अभी अभी तो उसने उस साए को कैद होते देखा था। युवराज समझ नहीं पा रहा था कि वो साया आजाद कैसे हो गया। वो उठकर तेजी से भागते हुए भैरवनाथ की तरफ बढ़ता है। कुछ ही देर में युवराज विशिंग वेल के पास उस हवन कुंड तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि हवन कुंड के पास भैरवनाथ बेहोश पड़ा है और उसकी बाएं हाथ की कलाई उसके हाथ से अलग होकर खून से लथपथ पड़ी है। ये देखकर युवराज कांप जाता है। वो कांपती हुई आवाज में कहता है, इन्हें क्या हो गया? कुछ देर पहले तक तो सब ठीक था, वो साया। ये कहते हुए उसकी नजर हवन कुंड की दूसरी तरफ जाती है। वो देखता है कि वहां युवराज की माँ और उसकी केयर टेकर शुभ्रा खून से लथपथ बेहोश पड़ी थीं। ये देखते ही युवराज के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो किसी मूर्ति की तरह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखता रह जाता है। अभी अभी युवराज की जिन आंखों में चमक और आजाद होने की उम्मीद थी, उनमें अब सिर्फ आंसू रह गए थे। कुछ देर बाद युवराज एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर यशवंत के साथ बैठा था। अब युवराज की आंखों में आंसू नहीं थे, अब उसकी आंखें कठोर लग रही थी। यशवंत बार बार युवराज को देख रहे थे, लेकिन युवराज एक नजर भी उन्हें नहीं देख रहा था। तभी एक डॉक्टर वहां आते हैं और यशवंत से कहते हैं, सॉरी मिस्टर दीवान, लेकिन आपकी वाइफ की पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी है। ये सुनकर यशवंत और युवराज दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। अगले ही पल एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। यशवंत दीवान बौखलाहट के साथ कहते हैं, डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर जवाब देते हैं, पेशेंट अब ठीक है, लेकिन क्या डॉक्टर? यशवंत कहते हैं। डॉक्टर जवाब देते हैं, पेशेंट ठीक है, लेकिन हम बच्चे को नहीं बचा पाए। ये लाइन
युवराज के कानों में बार बार गूंजने लगती है। युवराज अभी भी चेयर पर अपना सिर टिकाए हुए आंखें बंद करके बैठा था। उसकी बंद आंखों से ही आंसू की बूंदें बाहर आ रही थीं। युवराज अब प्रेजेंट में आ गया था। तभी युवराज का मोबाइल बजता है और युवराज अपने थॉट से बाहर आता है। उसे एहसास नहीं था कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बिना अपने आंसू पोंछे अपना मोबाइल चेक करता है। उसे सुहानी ने कॉल किया था। युवराज एक गहरी सांस लेता है और कॉल आंसर करते हुए कहता है, हेलो। युवराज के हेलो कहते ही मोबाइल से सुहानी की आवाज आती है। युवराज सर, आप ठीक तो है ना? सुहानी की बात सुनकर युवराज चौंक जाता है। वो इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लेकिन वो अपने फेक एटीट्यूड में कहता है, ऑफ कोर्स। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी चैन की सांस लेती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। युवराज उससे कहता है, क्या हुआ? तुमने ऐसे क्यों पूछा? सुहानी फौरन कहती है, मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ है, जैसे आप ठीक नहीं हैं। ये कहते ही सुहानी डिसअपॉइंटेड होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे एहसास होता है कि उसे ये नहीं कहना चाहिए था। युवराज भी सुहानी की ये बात सुनकर चौंक जाता है। सच में वो इस वक्त बहुत ही बुरा महसूस कर रहा था। वो समझ नहीं पाता कि सुहानी का उसे इस तरह से कॉल करना बस एक इत्तेफाक था या उसे सच में एहसास हुआ था कि युवराज अभी ठीक नहीं है। दोनों फोन पर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। एक दूसरे से कहने के लिए दोनों के पास ही कुछ नहीं था। अब उनका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। सुहानी अपनी बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहती है, सर, वो मेरे कहने का मतलब था, आई मीन। सुहानी युवराज से कहना चाहती है कि उसे युवराज की फिक्र हो रही थी, लेकिन वो कह नहीं पाती और मोबाइल अपने कान पर ही लगाए रह जाती है। सुहानी के बिना कुछ कहे युवराज ये बात समझ जाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। दोनों कुछ देर तक अपना मोबाइल कान से लगाकर बैठे रहते हैं। कुछ देर खामोश रहने के बाद सुहानी कहती है, मैं फोन रखती हूँ, गुड नाइट। युवराज बस कहता है और दोनों कॉल कट कर देते हैं। सुहानी से बात करने के बाद युवराज अब कुछ बेटर फील कर रहा था। जो दर्द वो कुछ देर पहले महसूस कर रहा था वो अब कम हो गया था। साथ ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। कुछ देर बाद उसे याद आता है कि सुहानी ने उसे गुड नाइट कहा था। ये याद करते ही युवराज अपने कमरे की दीवार पर लगी घड़ी को देखता है। युवराज ये देखकर हैरान रह जाता है कि अभी रात के 10 बज गए थे। उन पलों को याद करते हुए युवराज का पूरा दिन कैसे निकल गया उसे कुछ पता ही नहीं चला। अचानक युवराज के मन में एक सवाल आ जाता है। ये वही सवाल है जो उसे सालों से परेशान कर रहा था कि उस रात युवराज के विशिंग वेल से जाने के बाद ऐसा क्या हुआ था कि उसकी मॉम, शुभ्रा और भैरव की ऐसी हालत हो गई थी। क्या हुआ था उस रात? वो साया भैरवनाथ की कैद से कैसे आजाद हो गया? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।